तो गाइस आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि हमारे पास में ये पोको F7 इंडियन यूनिट तो काफी लंबे समय से है। मतलब काफी लंबे समय से कहने का मतलब है कि लॉन्च के समय के बाद से ही है। और हमारे पास में ये फोन तो है ही, लेकिन एक और डिवाइस था जो Redmi Turbo 4 Pro के नाम से आया था। चाइनीज यूनिट था, लेकिन वो भी भाई सेम ही फोन था पोको F7 का ही, बस यहाँ पे बैक पैनल चेंज था। उस डिवाइस में भी मैंने बहुत सारे टेस्ट किए थे ऑलरेडी, उसकी भी वीडियो लेकर के मैं आया था। वो डिवाइस और ये डिवाइस दोनों के दोनों सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है दोनों ही डिवाइस के बीच में। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक यहाँ पे भाई बताया जाए आप लोगों को कि इतने लंबे समय से इसको यूज कर रहे हैं तो उसमें मुझे क्या क्या खामियां लगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अभी तक की आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, पर हमारे पास में कोई भी मजबूरी नहीं है। तो मैं देखो खामियां तो बताऊंगा, साथ में काफी सारी अच्छाइयां भी है, मैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। और देखो जिस प्राइस पे लेकर के आए हैं वो उसकी प्राइसिंग रखी गई है सिर्फ और सिर्फ मात्र 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए में 256 GB काफी ज्यादा तारीफे काबिल है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आखिरकार में ये डिवाइस तारीफे काबिल के अलावा और क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इधर उधर के छोड़ करके बिल्ड एंड डिजाइन की। मैं अगर लुक्स की बात कर लूं, देखो सबसे पहले ही तो यहाँ पे जो मेरे पास में चाइनीज वाला वेरिएंट था वो मुझे लुक्स के तौर पे ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा अच्छा लग रहा था यार। ये वाला वेरिएंट है मेरे पास में, ये तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा लेने के लिए, पता नहीं यार देखो स्मजेस लगते हैं गंदे गंदे और वो बहुत ज्यादा लुक को खराब करते हैं। साथ ही में एक इसका एकदम ब्लैक वाला वेरिएंट आया है, वो भी मैं नहीं बोलूंगा लेने के लिए, बहुत ही गंदी स्मजेस लगेंगे। आप उस पर भले ही कवर वगैरह लगाएं, फिर भी जो व्हाइट वाला कलर है वो भी यहाँ पे डुअल टोन में आता है, लेकिन वो सही है बिकॉज ये मैट फिनिश पे है और उस पर भाई स्मजेस लगते हुए नजर नहीं आते हैं। तो मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको इसको लेना है तो आप वो वाले वेरियंट के साथ में जाइएगा। साथ ही में देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज थी, देखो यहाँ पे इन्होंने फ्रेम तो मेटल का किया, लेकिन भाई यहाँ पे 7550 mAh की बैटरी के साथ में आता। तो वेट भाई अगर ओवरऑल देखें तो वेट काफी ज्यादा है इसका, 220 ग्राम से ऊपर का वेट है इसका। मेरे को लगता है कि वेट के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा इनको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे स्टडी भी लगता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे चीप फीलिंग बिल्कुल भी नहीं यार देता है, यहाँ पे वेट की वजह से भी और भी ज्यादा ये एनहांस लगता है लुक्स में भी एंड इवन इन हैंड फील में भी। इसी के साथ में गई जिसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो भाई दमदार है। यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं यूनी बिजनेस डिजाइन के साथ में आते हैं, 1.5K की रिजोल्यूशन के साथ में आता है। हालांकि अगर आप इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साइड बाय साइड अगर इस डिवाइस को रख करके देखा है मैंने, तो भाई वहां पे ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। लेकिन मैं सही बता रहा हूं आपको, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई भी आपको ब्राइटनेस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में हमने देखा है कि ये देखो नेटफ्लिक्स वगैरह में ये डॉल्बी विजन और HDR का भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में गाइस आप 30,000 रुपीज स्पेंड करते हैं फिर भी आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जगह आपको यहाँ पे या तो एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तब यहाँ पे लाइट ऑन हो, या फिर 10 सेकंड तक की ऑन रहे जब भी आप उस फोन को छुए। तो मतलब यही दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला सिस्टम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस आती हैं। 30,000 में मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आनी चाहिए, बिकॉज दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो इसी प्राइस में आते हैं वो देते हैं। साथ ही में गई यहाँ पे IP68 रेटेड है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी बैक की ग्लास की है ना, तो यहाँ पे गिरेगा तो टूटने के चांसेस है, तो एक अच्छा सा यहाँ पे कवर लगाइएगा। अच्छा इसी के साथ ही में यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो देखने को मिलते हैं, पर ये डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी देखो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के साथ में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बट इट इज नॉट बेटर देन iQ Neo 10। बिकॉज मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड रख करके जब दोनों ही स्पीकर्स को सुना था तो वहां पे क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा था कि iQ Neo 10 ज्यादा यहाँ पे लाउडर भी है, साथ ही में यहाँ पे जो स्टीरियो इफेक्ट्स आता है ना वो भी ज्यादा है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा देखो डिसेंट है, अच्छा है, बट इट इज नॉट बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर iQ Neo 10, लेकिन इसकी प्राइस भी तो कम है ना भाई। साथ ही में यहाँ पे हैप्टिक्स इन्होंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी ठीक ठाक तरीके से एम्बेड किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था, बिकॉज पोको का ये फ्लैगशिप डिवाइस है, पोको का इससे ऊपर तो कोई और फोन आता नहीं है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर में इन्होंने इनको इमर्सिव एक्सपीरियंस ऐड करना चाहिए वाइब्रेशन मोटर को लेकर के। यहाँ पे आपको काफी सारे ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे, वो श्योर है। साथ ही में यहाँ पे थोड़े बहुत जगह पे एड्स भी देखने को मिले हैं। ये साइड वाला पैनल आता है आपको दिखा दो, देखो यहाँ पे ये काफी सारी रिकमेंडेशन देता है। नीचे भी अगर हम आ जाए तो यहाँ पर भी ये एड्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको जाके आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो दूसरे अदर जो पोको के फोन है या फिर Xiaomi के फोन से उससे कंपेरेटिवली कम एड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप 30,000 रुपए देते हैं ना तो भाई बहुत बार संशय होता है कि भाई यहाँ पे हमें एड चाहिए भी कि नहीं। साथ ही में जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है उनमें काफी सारी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में भाई मैंने इसका बैटरी रेंज टेस्ट किया था, फुल फ्लैश बैटरी रेंज टेस्ट किया था, 2 बार कर चुका हूं। एक बार रेडमी वाला डिवाइस था तब भी, और एक बार ये वाला डिवाइस के साथ में तब भी।
भाई 7550 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 550 mAh की ज्यादा बैटरी है iQOO Neo 10 से, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में यहाँ पे iQOO Neo 10 को पिछाड़ नहीं पाया था। साथ ही में हमने भाई स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है कि मेरे में जो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था वो भाई कितना था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर जो भी बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है ना, वो 2 दिन तो आपको चली जाएगा। साथ ही साथ में एआई के फीचर्स सारे के सारे मिल जाते हैं, चाहे वो एआई ट्रांसलेट हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्ट हो, चाहे यहाँ पे फोटो में से कोई चीजें इरेज वगैरह करनी हो, वो सारी चीजें आपको बेसिक जितनी भी आजकल देखने को मिलती है वो सब मिलती है। एंड काफी सारे लोग इस चीज से बहुत ज्यादा उत्साहित है कि भाई यहाँ पे 4+6 ईयर्स का प्रॉमिस दे दिया गया है सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो हाँ भाई वो अच्छा है, लेकिन भाई देखो ये लोग अपडेट दे तो सही, यहाँ पोको F7 Pro का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। अगर इन्होंने यहाँ पे पोको F7 में एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने अपडेट वगैरह रेगुलर दी तब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन 4+6 ईयर भाई वाकई में काबिल तारीफ है इस सेक्शन में तो ये। लेकिन इसके बाद अगर हम बेंचमार्क से आ जाए, परफॉर्मेंस पे आ जाए, तो देखो भाई इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर। लेकिन भाई यहाँ पे ये प्रोसेसर ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखो बेंचमार्क्स में तो स्कोर ये कर जाता है ठीक ठाक, लेकिन जब रियल लाइफ टेस्ट की बारी आती है खासकर BGMI की, तो मैंने उसमें देखा है कि परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं आती है कंपैरेटिवली। मैं तो ये यहाँ तक की बोलूंगा कि पोको F6 में आज भी BGMI ज्यादा बेहतर प्ले होता है कंपैरेटिवली पोको F7 से। साथ ही साथ में हमने देखा है कि iQOO Neo 10 के अगेंस्ट में ऐप ओपनिंग में कई जगह यहाँ पे ये पीछे भी रहता है, काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग में भी ये पीछे रहता है। साथ ही में रैम मैनेजमेंट टेस्ट किया तो उसके अंदर क्लियरली भाई यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन पोको ने ओपन नहीं करी थी। अच्छा इसी के साथ में भाई हीट के बारे में क्या सीन है, देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा समय हो चुका है यूज करते करते, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल टास्क में तो ये हीट नहीं होता है। हाँ आउटडोर में अगर जाएंगे धूप वगैरह उसमें अगर कैमरा वगैरह निकालते हैं तो यहाँ फ्रेम मेटल का होने की वजह से कई बार ये हीटिंग देता है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा हीट होता नहीं है, लेकिन फीलिंग आपको हीटिंग की आती है बिकॉज मेटल का फ्रेम है, बैग यहाँ पे ग्लास का है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे ना, नॉर्मल टास्क जैसे एंटूटू बेंचमार्क वगैरह में तो हीट होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट जब मैं कर रहा था तो उसके अंदर हमने 3D मार्क टेस्ट रन किया था, उसके अंदर ये 52 डिग्री तक भी टच किया था। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे हीट को कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता इसके अंदर। अच्छा ये चीजें तो रही इसके यहाँ तक की बात, लेकिन अगर हम बात कर ले इसके कैमरा की, कैमरा में भैया बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सभी ने बोला है। मैंने तो कैमरा कंपैरिजंस भी बनाए हुए हैं, कई लोगों ने सैमसंग के साथ में बोला था, मैंने सोचा था कि लेकर के आऊंगा, इवन मैंने फोटोज वगैरह भी ले लिए, वीडियोस वगैरह पूरी बन के तैयार है, लेकिन अब मुझे डाउट है कि मैं उसके साथ लेकर के आऊं या ना लेकर के आऊं Vivo T4 Ultra और Samsung S24 FE के साथ में पोको F7 का कैमरा टेस्ट। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन वो वीडियो पूरी बनी हुई है, बस मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगा कि यार नीड नहीं है, क्योंकि इसका कैमरा उतना अच्छा है नहीं। और दूसरा जो मैंने कैमरा कंपैरिजन iQOO और मोटो के साथ में बनाया वो भी आप जाके चेकआउट अगर आप करेंगे तो भी आपको यही समझ में आएगा कि पोको कभी कभी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टेड टोन लेकर के जाता है, फोटोज उतनी अच्छी नहीं आती जितनी एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, यूजेबल है। अच्छा इसी के साथ में अगर मैं वीडियो की बात बता दूं, देखो वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ शड़बड़ देखने को मिलता है फ्रंट सेल्फी कैमरा में, जहां पे उतनी ज्यादा प्रॉपर तरीके से डिटेल इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज 1080p 60 fps का ही ऑप्शन है, और इस प्राइस पॉइंट में दूसरे अदर फोन यहाँ पे लेकर के आते हैं ठीक ठाक, यहाँ पे 4K का ऑप्शन यहाँ पे यूजेबल है। साथ ही में यहाँ पे बैक वाला कैमरा भी इसका ठीक ठाक परफॉर्म करता है, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी इसकी अच्छी से निकल के आती है। यहाँ पे नाइट में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को देगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे ठीक ठाक लाइटनिंग है ना तो उसमें आपको इसके बैक वाले कैमरा जो कि 4K 60 fps में रिकॉर्ड करता है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई इन सब के बाद में अब बारी आती है कि भाई इस फोन को लिया जाए कि नहीं। पता नहीं क्यों यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे दूसरे अदर फोन्स भी अवेलेबल हैं। एग्जांपल के तौर पे OnePlus Nord 4 बोलूंगा भाई, वो काफी अच्छा जो डिवाइस है, आप उसके साथ में भी जा सकते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मोर इवन भाई देखो उसके अंदर भी आपको बॉडी पूरी स्टील वगैरह की देखने को मिल जाती, बिल्ड वगैरह भी अच्छा है, उसका लुक्स भी कंपेरेटिवली इससे ज्यादा अच्छे हैं, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस और बेहतर चाहिए तो आप iQOO Neo 10 के साथ में भी जा सकते हैं। और मैं बताऊं तो OnePlus Nord 4 भी काफी अच्छा डिवाइस है आज के समय में, बिकॉज उसके अंदर अपडेट वगैरह के बाद में ना क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। मैं उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर के आऊंगा, आप देखिएगा भाई, बहुत ही अमेजिंग सा फोन है वो। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको ले सकते हैं नो डाउट, अगर आपका 30,000 का ही बजट है, आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे गेमिंग है, बिकॉज कैमरे में इससे बेहतर फोन अवेलेबल है इसी प्राइस पॉइंट पे। तो कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो भी फ्रंट में आपके पास में केवल 1080p का ऑप्शन है 60 fps पे, तो वो भी एक बात है सोचने वाली। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था, आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन करना भूलिएगा नहीं।